Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. So in today's video lecture we are going to discuss about Union Public Service Commission, जिसको हम commonly UPSC भी कहते हैं। यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 315 से लेके 323 के अंदर मेंशन्ड है। अब आप ये सोच रहे होंगे क्यों यूपीएससी को इतने इलेबोरेट प्रोविजंस के अंदर मेंशन किया गया है, जबकि बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तो एक एक आर्टिकल तक ही सीमित है। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आप समझिए यूपीएससी एक ऐसा अनार है जिसके पीछे 100 लोग नहीं लाखों लोग बीमार है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि हर एक इंसान की ये इच्छा होती है कि वो आईएएस बने, कलेक्टर बने, आईपीएस ऑफिसर बने, और हर एक माता पिता भी यही चाहते हैं कि उनके बेटे या बेटी इस ऑफिस को होल्ड करे। तो इसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का सुदृढ़ होना, मजबूत होना काफी ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा आप एक मोमेंट के लिए भूल जाइए कि यूपीएससी नहीं है, ठीक है? तो आप समझिए कि कितने वेज हो सकते हैं सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करने के। 3 बेसिस हो सकते हैं कॉमनली अगर हम डिस्कस करें। सबसे पहले हम उसको मेरिट के ऊपर लाएं, वो क्वालिफाइड इंसान है इसलिए हम लाए। दूसरा, स्पॉइल सिस्टम के थ्रू। स्पॉइल सिस्टम क्या कहता है? स्पॉइल सिस्टम ये कहता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर होगी वो अपने सपोर्टिंग कैंडिडेट्स को वहां पे नियुक्त कर देगी, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अ पोस्ट ऑफिसर टू द पोजीशन ऑफ अ डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। हर एक जगह तक उन लोगों को वो अपॉइंट कर देंगे। तीसरा होता है नेपोटिज्म के बेस पे, भाई भतीजावाद के बेस पे। किसी नेता ने कोई रेफरेंस दी, उसके थ्रू आपने उसे अपॉइंट कर दिया। तो ये सारी 3 कॉमन बेसिस हो सकती। हम डेमोक्रेसी हैं तो हम यहां पे ये चीज समझिए, नेपोटिज्म को क्या है, फेवर नहीं करेंगे। अगर हम स्पॉइल सिस्टम की बात करें जो अमेरिका में चलता था, तो उसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हम उसे डिस्कस करते हैं। तो उसकी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हमारे यहाँ पे हर 5 साल में इलेक्शन होते। तो अगर स्पॉइल सिस्टम से आते हैं या फिर हम बोल सकते हैं नेपोटिज्म के बेसिस से आते हैं, तो एक कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल इलेक्शन के वक्त हम लोग काम रोक के बैठ जाते हैं, हमारा देश भगवान भरोसे चलता है, ऐसा नहीं है। ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है, यही देश को हैंडल करती है। तो इसके लिए कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी और काफी ज्यादा केओस क्रिएट हो जाएगा। तो स्पॉइल सिस्टम में भी हम नहीं जा सकते। उसके अलावा वो मेरिट बेस पे भी नहीं। जो एक्चुअली में क्वालिफाइड हैं, जो एक्चुअली में एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकते हैं, वो आगे नहीं आएंगे। तो इसलिए मेरिट को ऊपर बनाए रखने के लिए और ऐसे इंसान को अंदर लाने के लिए जो कि क्वालिफाइड है, इसके लिए यूपीएससी की काफी ज्यादा जरूरत है। अब आइए समझते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो कंपोजिशन के अंदर एक चेयरमैन होंगे और बाकी उसके अलावा मेंबर्स होंगे। मेंबर्स की संख्या यहां पे मेंशन नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट यूजुअली 9 से 11 मेंबर्स होते हैं। जैसे भी प्रेसिडेंट चाहे कम या ज्यादा कर सकते। इन्हें अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करेंगे। इनकी कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, बट एक क्वालिफिकेशन वहां पे मेंशन्ड है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कंडीशन मेंशन्ड है, जो कि ये कहती है कि हाफ मेंबर्स जो होंगे उन्होंने एटलीस्ट 10 साल की गवर्नमेंट सर्विस कंप्लीट की होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर भी हो सकती है और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर भी हो सकती है। उसके अलावा जो सर्विस कंडीशंस है वो भी कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, प्रेसिडेंट अपने हिसाब से उन्हें कंसीडर कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं टर्म और वैकेंसी के बारे में। तो उन्हें 6 साल का टेन्योर मिलता है या फिर 65 साल की उम्र, दोनों में से जो जल्दी हो जाएगी उसे मान लिया जाएगा। उसके अलावा वो रिजाइन भी कर सकते हैं। रिजाइन किसको करेंगे? प्रेसिडेंट को करेंगे। बहुत बार एग्जाम में ऐसे एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा उन्हें रिमूव भी किया जा सकता है। तो कौन कौन सी कंडीशंस पे रिमूव किया जा सकता है, उन्हें डिस्कस करते हैं। तो रिमूव इन पर्टिकुलर 4 कंडीशन के बेसिस पे किया जा सकता है। सबसे पहले बैंकक्रप्ट, दिवालिये हो गए, उनके पास पैसे नहीं। तो यहां पे पूरी कंडीशन बनती है कि वो करप्शन करेंगे, इसलिए उस इंसान को निकाल देना चाहिए। जेब में पैसे नहीं है तो चांसेस बन जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं से पैसे बटोरने की कोशिश करेंगे, और उस कोशिश के अंदर वो अपने ऑफिस से जो है प्रॉपर काम नहीं करेंगे। दूसरा कंडीशन यहां समझिए, या तो उनका माइंड या फिर बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। अब ये जो प्रॉब्लम है ये पोस्ट अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। इस कंडीशन को प्री अपॉइंटमेंट वाली कंडीशन से मैच नहीं किया जा सकता। अगर आपको लगता है कि एक ब्लाइंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, उसे अपॉइंट आपने कर दिया, ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, तो आप उस कंडीशन को यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पहले से ही मालूम था कि वो इंसान ब्लाइंड है, बट फिर भी आपने अपॉइंट किया ना, तो आपका मानना था कि ये काम कर सकता है, तो आप उस पोजीशन को मिसयूज नहीं कर सकते। पोस्ट अपॉइंटमेंट कोई भी प्रॉब्लम आती है उसकी माइंड या बॉडी में, तो उसे एज अ कंडीशन डिस्कस किया जा सकता है और रिमूव किया जा सकता है। तीसरा समझिए पेड एम्प्लॉयमेंट, अगर वो अपने ऑफिस के बाहर कोई दूसरी जॉब ले लेते हैं तो भी उन्हें निकाल दिया जाएगा। ये तीनों कंडीशन के अंदर कौन ऑर्डर देगा? प्रेसिडेंट ऑर्डर देंगे।
ठीक है, वो डायरेक्टली रिमूव कर देंगे। एक चौथी कंडीशन भी बनती है, वो है मिसबिहेवियर। अब मिसबिहेवियर में बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। अगर वो किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं तो हम ये मानेंगे कि उनका मिसबिहेवियर है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट अगर सर्टिफाई करता है तो अलग अलग रेंजेस भी हो सकती है मिसबिहेवियर की। तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे ये प्रूव करेगा कि इन्होंने मिसबिहेवियर किया है, तभी जाके प्रेसिडेंट उन्हें हटाएंगे। सबसे पहले प्रेसिडेंट इंक्वायरी का ऑर्डर देंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट उसे सही ठहरा देती है तो उन्हें हटा दिया जाएगा। तो ये 4 कंडीशन है रिमूवल की। अब समझते हैं उनकी इंडिपेंडेंस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ये निभा रहे, ठीक है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि उन्हें इंडिपेंडेंस दी जाए। तो सबसे पहले कि जो मेंबर्स होंगे और चेयरमैन होंगे, उन्हें अपॉइंट करने के बाद उनकी सर्विस कंडीशन चेंज नहीं की जा सकती उनके डिसएडवांटेज के लिए। मतलब आप उनकी सैलरी अलाउंसेस बढ़ा सकते हैं पर घटा नहीं सकते, कोई भी चीज कम नहीं कर सकते, ज्यादा कर सकते। दूसरी चीज, उनके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, सैलरी अलाउंसेस और ऑफिस के भी जितने एक्सपेंसेस हैं, दोज आर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को ऐसे समझिए कि वो ईएमआई की तरह कट जाते हैं अपने आप। लेजिस्लेचर से अप्रूवल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो कोई तरीके का अननेसेसरी रिस्ट्रेंट नहीं लगता उनके एक्सपेंसेस पे। वो जितना चाहे उतना पैसा यूज कर सकते हैं अपने काम को प्रॉपरली करने के लिए, ठीक है। थर्ड कंडीशन इज कि वो आगे जाके कोई दूसरा अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। चेयरमैन जो है यूपीएससी के, वो वापिस जो है दूसरा एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते गवर्नमेंट के अंडर। क्यों? ये इंडिपेंडेंस का निशानी है। आप तो ऐसा बोलेंगे कि आप तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बट समझिए, अगर मेरे पास एक जॉब है, मैं गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हूं, गवर्नमेंट मुझे ये कह दे कि मैं आपको दूसरी जॉब दे दूंगा अच्छी, आप मेरे हिसाब से काम करिए ना, तो मेरे मन के अंदर लालच आना संभव है। मैं ऐसा सोच सकता हूं, यार ठीक है, ये 5 साल की मेरी जॉब है, मैं गवर्नमेंट के हिसाब से कर लेता हूं, तो मेरा फायदा ये होगा कि आगे जाके मुझे वापस एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। बट जब मेरे दिमाग में ये ऑलरेडी होगा कि मुझे कोई तरीके की जॉब नहीं मिलने वाली, तो मैं अपना 100% दूंगा। मैं ये कोशिश करूंगा कि भाई लास्ट मैच है मेरा, इसके बाद रिटायर होने वाला हूं, तो इसमें तो सेंचुरी मारनी, बढ़िया से बढ़िया खेलना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसके लिए ये वापस उन्हें क्या है, दूसरा अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा सकता। मेंबर्स ऑफ यूपीएससी कैन ओनली बिकम चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहां पे भी उनके ऊपर लिमिटेशन लगाई गई, समझ गए। उसके अलावा रीअपॉइंट भी नहीं किया जा सकता। मुझे ऐसा भी नहीं बोल सकते कि हमारे हिसाब से काम कर लीजिए, हम जिन्हें जिन्हें बोल रहे हैं उन्हें अपॉइंट करवा दीजिए आप सिविल सर्विसेज के अंदर, आपको रीअपॉइंट कर देंगे। रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल नहीं। तो 100% दूंगा मैं अपना। मैं चाहूंगा कि चौके छक्के ही मारूं मैं, और कुछ देखूं ही नहीं, अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया करके जाऊं। बोलते हैं ना कि लास्ट में जो जाने वाला इंसान होता है, जो रिटायर होने वाला होता है ना, वो बढ़िया बढ़िया फैसले देके जाता है, बढ़िया बढ़िया काम करके जाता है, कि जाते जाते चलो हम ऐसा कुछ करके जाते हैं कि इतिहास हमें याद रखे। तो ये इंडिपेंडेंस की उनकी निशानी, इसके लिए ये सारी चीजें उन्हें दी गई। इसके बाद जब हम उनके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, सीडीएस की एग्जाम, सिविल सर्विसेज की एग्जाम, उसके अलावा बाकी जो सेंटर की एग्जाम्स होती है वो भी ये कंडक्ट करते हैं। दूसरी चीज, ज्वाइंट रिक्रूटमेंट के लिए असिस्ट करते हैं स्टेट्स को। 1, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट अगर एक रिक्वेस्ट डालें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को कि हमें असिस्ट कीजिए, तो वो असिस्ट कर सकते हैं। और भी कोई तरीके की सर्विस चाहिए स्टेट को तो वो रिक्वेस्ट डलवाएंगे गवर्नर से, और अगर वो रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट अप्रूव कर देते हैं तो हेल्प करेगी यूपीएससी स्टेट की भी, टोटल हेल्प करेगी। उसके अलावा मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट पे भी उनकी मदद करते हैं कि किस तरीके से मेथड की जाएगी। क्या आप टेम्पररी रखना चाहते हैं, परमानेंट रखना चाहते हैं, किस किस तरीके के एग्जाम होगी, प्रीलिमिनरी स्टेज, मेंस, इंटरव्यू, ये जितने भी तरीके के स्ट्रक्चर हैं ये यूपीएससी खुद बनाता है। उसके अलावा एडवाइस देता है ये गवर्नमेंट को प्रमोशन और ट्रांसफर के ऊपर, कि किसको आप डेप्यूटेशन पे भेज सकते हैं, किसको कोई दूसरे स्टेट में भेज सकते हैं। तो इन सारी चीजों पे भी एडवाइस करता है यूपीएससी। उसके अलावा डिसिप्लिनरी मैटर, आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी आईएएस ऑफिसर ने गलत तरीके से काम किया जिससे स्टेट खुश नहीं है, गवर्नमेंट खुश नहीं है, तो उस समय पे यूपीएससी एडवाइस करता है कि आप इसका इंक्रीमेंट रोक दीजिए, या फिर आप इस पे एक कमिटी बिठा दीजिए, प्रमोशन रोक दीजिए, उनका डिमोशन कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, पनिशमेंट ट्रांसफर जिसको बोलते हैं, कि ऐसी जगह डाल दिया जाता है जहां वो शांति से बैठा इंसान, करने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है। तो ऐसे पनिशमेंट ट्रांसफर भी किए जा सकते हैं। तो इन सारी चीजों पे एडवाइस करता है यूपीएससी गवर्नमेंट को। उसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक डीएम पे भी केस हो जाता है।
बट जब डीएम पे केस होता है तो उस ऑफिस पे केस हो रहा है, ये समझिए, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे केस नहीं हो रहा। तो ऐसे समय पे जितना भी लीगल एक्सपेंसेस लगते हैं वो गवर्नमेंट देगी उस डीएम को, क्योंकि उसने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो कोई काम किया ही नहीं था, उसने तो एज ए डीएम जो काम किया उस पर लीगल एक्शन हुआ। तो जितना भी लीगल एक्सपेंडिचर लग रहा है उसको रीएम्बर्स कर दिया जाता है, वापस दे दिया जाता है उस डीएम को। तो ये भी सारे जो क्लेम्स होते हैं उस पर भी एडवाइस करता है कौन? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके अलावा बहुत बार इंजरीज की वजह से पेंशन की भी डिमांड उठती है, ठीक है, और वो पेंशन कितना अमाउंट का होगा ये भी चीजें डिस्कस की जाती है। तो इस पे भी रिकमेंडेशन देता है कौन? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके अलावा आपने बहुत बार देखा होगा कि रिटायरमेंट के बाद भी लोग जॉब कर रहे होते हैं तो वो एक्सटेंड करवा लेते हैं अपनी सर्विस कि हमें थोड़ा, हम हेल्दी हैं, प्रॉपरली फंक्शन कर पाएंगे, तो आप हमारी सर्विस थोड़ी सी एक्सटेंड कर दीजिए। उसके अलावा बहुत बार ऐसी भी जरूरत पड़ जाती है कि जो पुराने ऑफिसर होते हैं उन्हें वापस रीअपॉइंट किया जाए, वर्कलोड बढ़ गया, तो ऐसी सारी कंडीशंस पे भी एडवाइस करेगा कौन? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करता है जो वो प्रेसिडेंट को देता है और प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करता है। पार्लियामेंट के अंदर ये बताया जाता है इस रिपोर्ट के साथ कि भाई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने हमें ये रिकमेंडेशन दी, इसमें से हमने ये मानी और ये नहीं मानी, ना मानने का रीजन ये था। तो ये देखिए कि लेजिस्लेचर के अंदर एग्जीक्यूटिव को टोस पे रखते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से, तो ये चेक हो गया अपने आप में। अब इसकी कुछ लिमिटेशन जो है माइनर सी वो डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज, ये सारी जो है ये रिकमेंडेशन ही है, बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। अब आप जब यूपीएससी क्वालिफाई कर लेते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, तो भी आप रिकमेंड होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक लिस्ट जाती है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट करती है उन्हें। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये सिर्फ रिकमेंडेशन ही है इनकी, बाइंडिंग नहीं। दूसरी चीज, ये रिजर्वेशन बेसिस के ऊपर अपना कोई भी जो है टिप्पणी नहीं दे सकते कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए इतना रिजर्व किया जाना चाहिए, SC/STs के लिए इतना रिजर्व किया जाना चाहिए। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है जो आपको ध्यान रखनी है अगर आपसे पूछ लेते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।